अभी तक हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है, कूलाम का नियम क्या बताता है। कूलाम का नियम जो है बेसिकली बताता है कि जैसे अगर दो आवेश रखे हों, अगर दो आवेश रखे गए हों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, उनके बीच में कुछ दूरी हो r, तो इनके बीच में कितना बल लगता है, इनके बीच में लगने वाले बल को हम कैलकुलेट करते हैं इससे। ठीक है, अगर आप कूलाम के नियम को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है पीवी चैनल यानी फिजिक्स वर्टिका यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए फिजिक्स वर्टिका, फिजिक्स वर्टिका बाय मनोज सर, वहां पर आप लोगों को पीवी का लोगो दिखेगा और वहां से जो है आप लोग कूलाम के नियम जो है वहां से देख सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय आ जाए जहां पर दो आवेश से अधिक आवेश हो। ठीक है, यानी अगर ऐसे केवल दो ही आवेश ना हो, एक आवेश और भी हो जाए और भी ज्यादा खूब ढेर सारे ऐसे आवेश हो जाए, खूब ढेर सारे ऐसे आवेश हो जाए, ऐसे मान लेते हैं कि यन आवेश हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमको बताना हो कि इस वाले आवेश पर कुल कितना बल लगाएंगे ये सब आवेश मिलके, तब हम लोग जो है कूलाम के नियम को लागू कैसे करेंगे, यही चीज जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है एक अलग से सिद्धांत जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां एकदम ऊपर लिखते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस उसमें यही बताता है कि यदि किसी सिस्टम में, सिस्टम का मतलब जैसे ही मान लेते हैं कि ऐसे स्क्वायर बना है, ठीक है, सब पर सब जगह आवेश ऐसे रखे गए हैं, तो ये इतने आवेश रखे गए हैं, तो इन आवेशों को का एक ये सिस्टम बन गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आवेश ऐसे भी रखे गए हों, वो तो व्यवस्था पर निर्भर करती है किस प्रकार की आवेशों की व्यवस्था सजाई गई। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे खूब ढेर सारे आवेश रखे गए हों, ऐसे खूब ढेर सारे आवेश इस तरह से रखे गए हों, यहाँ पर एक आवेश रखा गया हो, यहाँ पर लगने वाले सब बल की गणना करनी, इस पर लगने वाले सब बल की गणना करनी, तो ये आवेशों की एक व्यवस्था हो गई। ऐसे इस तरह से ये आवेशों का एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो यही बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि आवेशों के किसी निकाय में, ठीक है, आवेशों के किसी निकाय में एक काम करते हैं, हम इसका स्टेटमेंट एक बार लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। आवेशों के किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय में, किसी निकाय में, या फिर ऐसे लिखिए तीन या तीन से अधिक आवेशों के किसी निकाय में। ठीक है, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक। अगर दो आवेश है, देखिए तीन या तीन से अधिक क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन ये है, अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच में जो लगने वाले बल हमको कूलाम के नियम से सिंपलीफाइड कर लेंगे। ठीक है, हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना कहाँ है, जहां पर तीन आवेश या तीन से अधिक आवेश होंगे, ऐसी जगह पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगाएंगे।
ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि 3 या 3 से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए या फिर ऐसे लिखते हैं सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के अब एक चीज याद रखिएगा, बलों के सदिश योग के बराबर होता है, योग के बराबर नहीं होता, सदिश योग के बराबर होता है। ये चीज ध्यान देना, सदिश योग के बराबर होता है। ये थोड़ा स्टेटमेंट कम समझ में आया क्या, बराबर होता है। देखिए स्टेटमेंट को फिर से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास निकाय में 3 आवेश हैं, चलिए 3 आवेश हैं या 4 आवेश हैं, जितने भी हैं 4 आवेश हैं हमारे पास, 1 2 3 और ये 4 आवेश हैं, ठीक है। और हमको बताना है कि इस वाले आवेश पर, आवेश की नंबरिंग कर देते हैं ताकि आसान रहे, ठीक है। आवेश की नंबरिंग कर देते हैं, ये आवेश नंबर 1, ये आवेश नंबर 2, ये आवेश नंबर 3 और ये है आवेश नंबर 4, ठीक है। ये है आवेश नंबर 4। तो आवेश नंबर 4 पर कुल कितना बल लग रहा है, ठीक है। देखो 3 या 3 से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, अब थोड़ा इसको पॉइंट करते चलिए, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इस आवेश पर मान लेते हैं हमको क्या करना है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा यानी इन तीनों आवेशों द्वारा, यही 3 अन्य आवेश तो हुए, आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बल, यानी ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये इस पर कितना बल लगा रहा है, यानी ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये इस पर कितना बल लगा रहा है और ये इस पर कितना बल लगा रहा है। तो इन बलों को हम अलग अलग पहले ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, हम सदिश योग करते हैं, ठीक है। फिर उसका हम क्या करते हैं, सदिश योग करते हैं, उसका वेक्टर सम करते हैं। तो जब उसका हम वेक्टर सम कर देंगे तब जो है इस पर लगने वाला बल हमको मिल जाएगा कि इस 4 नंबर के आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो एफ नेट यानी इस पर नेट बल कितना लगेगा, एफ नेट बोल देते हैं, नेट बल कितना लगेगा, ठीक है। सभी का वेक्टर सम कर दीजिए सिंपल। तो पहले आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना होगा, पहले आवेश द्वारा यानी इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया, तो क्या लिखेंगे, F on 4 ड्यू टू 1, तो 4 1 हो जाएगा, इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या होगा, F on 4 ड्यू टू 2, वेक्टर सम करेंगे, सभी का वेक्टर सम कर रहे हैं, प्लस F on 4 यानी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 यानी तीसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। इसी तरह से अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में Qn आवेश हो, कितने आवेश हो, Qn आवेश हो, तो इसी तरह से हम
ये बोल देंगे कि इस 4 नंबर पर, इस 4 नंबर पर लगाया गया वो बल nवें आवेश द्वारा, ठीक है, nवें आवेश द्वारा। तो सभी बलों को हम ऐसे जोड़ देंगे वेक्टर के रूप में, और फिर उसके बाद जो है हमको ये मिल जाएगा कि इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ये भी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, अन्य भी आवेश होंगे जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट इसको ध्यान में रखिए कि 3 या 3 से अधिक आवेशों के किसी निकाय में, ये हमारा एक निकाय है, एक सिस्टम है, अब वो सिस्टम जैसा भी हो सकता है कि किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा, अन्य सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इस पर कितना बल लगाया, देखिए अब 2 चार्ज की जब हम लोग इस पर ये लगाया गया बल ज्ञात करेंगे तो बाकी अन्य को हम लोग दिमाग में रखेंगे ही नहीं, ठीक है, कि अन्य चार्ज भी हैं, नहीं दिमाग में रखेंगे कि अन्य चार्ज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन दोनों को हम मान करके सॉल्व कर लेंगे, और 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल हम लोगों को पता है, कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसकी बात करेंगे तो कितना फोर्स इसका आया, इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे फोर्स, फिर उसके बाद इसका ज्ञात कर लेंगे कूलॉम के नियम से, फिर उसके बाद इसका ज्ञात कर लेंगे कूलॉम के नियम से, फिर जो जो बल आया, ठीक है, जो जो बल आया सभी को हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए स्केलर सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो वेक्टर सम करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। अब इसी में जो है कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, यूपी बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन भी बनते हैं। और 2022 साल भी यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कूलॉम के नियम से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, यहाँ से जो है एक 3 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम लोग जो है सीधा बढ़ चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में SHM टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगर बढ़िया से टाइम मिलता है तो। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। एक मिनट, इसकी व्यवस्था थोड़ी डाउन लग रही है। चलिए अब सही है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहिए, इसी से हमको और भी आगे वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, यानी ये ए कोना हो गया, ये बी कोना हो गया, ये सी कोना हो गया, प्रत्येक कोने पर +q आवेश रखे गए, +q आवेश रखे गए, ठीक है। ये सी कोना है, आप लोग याद रखिएगा थोड़ा, +q आवेश रखे गए हैं तीनों कोने पर, तीनों कॉर्नर पर। ये सी है, ठीक है, ये सी है। तो आपको बताना है कि शीर्ष सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। शीर्ष सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन है
शीर्ष सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यानी यहाँ जो सी पर ये जो आवेश रखा गया है, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, ये बल हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कूलॉम का नियम लगाए। कौन सा नियम लगाए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि आपको कौन सा नियम लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में हमारे कितने आवेश हो गए, 3, तो जाहिर सी बात है 3 या 3 से अधिक आवेशों के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें जो है कूलॉम के नियम वाली ही चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब जो जो पॉइंट हम कूलॉम के नियम में आप लोगों को बताए थे, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर लेने चाहिए। अगर नहीं क्लियर हैं तो जाइए फिजिक्स वाटिका बाई मनोज सर पर, और वहां पर जो है लेक्चर नंबर 2, ठीक है, हाँ, क्लास नंबर 2 जाकर के देखिए, और फिर उसके बाद जो है इसको आकर के देखिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए एक आवेश यहाँ पर हो गया, एक आवेश यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये आवेश इस पर बल हमको ज्ञात करना है, तो ये आवेश इस पर बल कहाँ किस तरफ लगाएगा, ये आप लोगों को सबसे पहले पता करना चाहिए। बल है तो बल का एक डायरेक्शन होगा, तो उस डायरेक्शन को पता करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है इसमें। तो ये आवेश इस पर, अब देखिए दोनों धन आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, धन आवेश हैं। तो धन आवेश हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला आवेश इस आवेश को दूर भगा रहा होगा, और कैसे भगाएगा, जो लाइन है उसी लाइन पर ऐसे इस तरफ भगाएगा। ये चीज ध्यान रखिए ना कि बल कैसे लगता है, बल जो आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा होती है उसी रेखा के अनुदिश लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बल इधर लगा दे, ये वाला आवेश बल को थोड़ा इधर लगा दे या थोड़ा इधर लगा दे, कहीं नहीं, इसी लाइन पर सीधा, यही जो लाइन थी इसी लाइन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसका नाम क्या रखेंगे, FCA। इस फोर्स का नाम क्या होगा, FCA, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। लिखने का तरीका भी सीखते चलिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला एक आवेश है और एक आवेश फिर से देखिए, अब एक से एक ये हटा दीजिए। जब इन दोनों के बारे में बात कीजिए तब इसके बारे में ना दिमाग में रखिए कुछ, और जब इन दोनों के बारे में बात कीजिए तब इसको दिमाग में ना रखिए। ठीक है, यही करना है और कुछ करना इसमें नहीं है। तो ये इस पर किस दिशा में बल लगाएगा, ये बिंदु बी पर जो आवेश रखा गया है, ये आवेश इस सी वाले पर किस दिशा में बल लगाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको भी दूर भगाएगा। श्योर है, तो ये भी दूर भगाएगा, तो ये इस दिशा में बल लगाएगा। इसका नाम क्या होगा, F on C ड्यू टू B, F on C ड्यू टू B। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमको नेट फोर्स बतानी है, नेट फोर्स बतानी है तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर की तरह इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल पहले हम इन दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सभी भुजाएं क्या है, ए ए है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर ये रखे गए हैं, क्वेश्चन यही होता है। तो इसकी सभी भुजाएं कितनी है, ए ए, सभी भुजाएं ए ए। अब अगर हम FCA ज्ञात करते हैं, ठीक है, FCA, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, बल तो उसी से नियम से हम लोगों को ज्ञात करना होगा, कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो FCA ज्ञात कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या, K, Q1 Q2, Q1 क्या है, Q है, Q2 भी क्या है, Q है, अपॉन में R स्क्वायर, यानी उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, FCA, ठीक है, तो क्या होना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको FCB भी ज्ञात करनी है, कूलॉम के नियम से ही FCB।
ठीक है। FCB क्या होगा, ये वाला फोर्स हमको बताना है, FCB क्या होगा, ठीक है, FCB। तो ये भी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 Q इंटू Q, ये भी होगा Q इंटू Q अपॉन में A स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो इनके भी बीच की दूरी कितनी, A ही होगी, ठीक है। तो FCB भी क्या मिला हमको, FCB भी क्या मिला हमको, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर मिला, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान से आप लोग देखें, तो FCA और FCB का मान बराबर है, FCA और FCB का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं FCA बराबर FCB, दोनों का मान बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर F मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। X मान लीजिए, जो मन कहे सो मान लीजिए। FCA FCB दोनों का मान मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर, ठीक है। हमने F मान लिया इनको, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए, अब ये दोनों वेक्टर को हम अलग करते हैं, यहां से पॉइंट C से इन दोनों को हम अलग करते हैं, ठीक है। एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है, इसका नाम है FCB। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, बाकी और सभी क्वेश्चनों में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा। अगर थोड़ा सा टफ लगता है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट C हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज जरा आप लोग यहाँ पर चित्र में देखिए, ठीक है। अगर 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ना है, तो इनके बीच का एंगल तो हमको पता होना चाहिए ना। 2 वेक्टर हैं और दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल अगर हमको पता हो जाए तो दोनों वेक्टरों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, कितने कितने के, 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री के, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेगा क्या, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा क्या, तो ये हमारा कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा क्या, हाँ। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखिए वेक्टर सम करना है, ऐसे नॉर्मली जोड़ नहीं सकते, वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो इसका भी मान कितना आया है F, इसका भी मान कितना आया है F। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये जो लेंथ होता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करता है और एरो का डायरेक्शन जो है दिशा को बताता है, ठीक है। तो दोनों लेंथ हमने लगभग सेम बनाई है, दोनों लेंथ लगभग हमने सेम बनाई है, यानी F और F दोनों है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, F है, ठीक है। और 2 वेक्टर अगर हैं, जैसे वेक्टर A है, एक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ठीक है, और इसके बीच में कोण थीटा है। तो आपको पता है इनको जोड़ने के लिए क्या करते थे, वेक्टर सम करने के लिए क्या करते थे, समांतर चतुर्भुज का नियम वगैरह अप्लाई करते थे ना। तो इन नियम को आप लोग बस दिमाग में रखिए, ठीक है, नियम को बस केवल दिमाग में रखिए। तो नियम क्या था, R रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट, फार्मूला याद रखिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा होता था, याद आया कुछ नहीं, हाँ। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी 2 वेक्टर तो है, एक F है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड F है, यानी A बराबर भी कितना है, F है, B बराबर भी कितना है, F है। तो यहाँ से F नेट अगर हम बताएं, F नेट अगर हम बताएं, ठीक है, तो F नेट का मान कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज चल रहे F नेट के लिए, मैग्नीट्यूड वाइज, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, डायरेक्शन की बात अभी करेंगे बाद में थोड़ा, ठीक है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू cos 60, ये होगा कि नहीं, बोलो। इस वाले फार्मूले से इसका कंक्लूजन निकालो, कंपेयर करो इसको, ठीक है। तो कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर फिर 2AB, दोनों का मान बराबर है इस वजह से, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, अंडर रूट F स्क्वायर क्या हो गया, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस cos 60, F इंटू F स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू cos 60 है,
cos 60 अंश का मान कितना? एक बटा दो, एक बटा दो, तो दो से दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? तो ये बचा 2f² प्लस f², तो कितना हो गया? 3f² रूट में 3f² हो गया। इधर ही थोड़ा मिटा देते हैं इसको, इसको थोड़ा मिटाते हैं, और फिर उसके बाद f² तो अब तो बाहर आ जाएगा, f नेट बराबर अब तो बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 3, रूट में क्या बचेगा? 3 बचेगा। और f किसको हम लोगों ने मान रखा है? देखिए यहाँ पर f यही तो है, f इसी को तो माना गया है, इसी को तो f माना गया है। f का मान अब आप रख दीजिए, तो f का मान जब रखेंगे f नेट कितना हो जाएगा? f नेट का मान, तो f का मान रखिए KQ² अपॉन A² रूट 3, ठीक है, KQ² A अपॉन A² इंटू रूट 3 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पर इतना फोर्स लगेगा। K का मान रख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम वाइड में रखा गया है या निर्वात में रखा गया है, तो K का मान भी आप लोग रख के बता सकते हैं, ठीक है। F नेट का मान क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A² इंटू रूट 3। ये भी सही है, जो आप बताना चाहें, ठीक है, जो आप बताना चाहें, यहां से जो है आपका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा इससे F नेट का डायरेक्शन क्या होगा अगर हमको बताना? F नेट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखिए। अगर डायरेक्शन की बात करें, देखिए जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो, जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो, दोनों एक ही कंपनी के मार्कर हैं, दोनों का रेट प्राइस सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये ग्रीन है और ये क्या है? ब्लैक है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों वेक्टर लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर हो गए। तो मैग्नीट्यूड जब इसका बराबर हो जाता है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टरों के मध्य से होता है, एकदम बीच से। इन दोनों वेक्टरों का अगर दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट इसके बीच से होगा, यहाँ F नेट ये होगा, F नेट का डायरेक्शन ये होगा, बात समझ में? यानी 30 इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट बनेगा। F नेट का डायरेक्शन आपका ये होगा, ठीक है। यानी आवेश यहां पर जो ये आवेश अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र रहे तो ये आवेश ना इस तरफ चलेगा ना इस तरफ चलेगा, वो क्या करेगा? यहां से ऐसे 30 डिग्री पर नेट यहाँ ये रास्ता अपनाएगा चलने के लिए, ठीक है। यानी 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री पर ये चलेगा। ये इसका इस आवेश को चलने का, इस आवेश के चलने का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, समझ में? तो डायरेक्शन यहां से इस तरह से पता कर लेते हैं, ठीक। नोट हो गया है तो फिर उसके बाद मिटा दें इसको, ठीक। देखिए हम उसको मिटाएं, तब तक आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोगों को स्वयं से सॉल्व करना है। ABC, यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू आवेश, इस पर थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, यहां पर माइनस क्यू आवेश रखते हैं, यहां पर क्या करते हैं? माइनस क्यू आवेश रखते हैं, और फिर उसके बाद बिंदु C पर, ठीक है, बिंदु C पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, स्थित आवेश पर लगने वाला
बल ज्ञात कीजिए, यानी अब इस पर कितना बल लगेगा। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज ए शीर्ष पर प्लस क्यू, बी शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश, लेकिन सी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, तो अब इस पर कितना नेट बल लगेगा आपको ये बताना है और इसकी दिशा बतानी है आपको। ठीक है, लगने वाला बल एवं उसकी बल की दिशा बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इसका सोल्यूशन आप लोग बना देंगे इसका। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप कि क्वेश्चन हम नोट हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा। अगर केवल सुनेंगे बात, कॉपी पेपर लिया हो कि नहीं पहले बताओ, पेन पेपर लेकर बैठो तभी बढ़िया से समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सही से। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए ठीक है, अब मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया कि एक स्क्वायर इस बार दिया गया, पिछली बार समबाहु त्रिभुज दिया गया था, इस बार क्या कर दिया गया, स्क्वायर। ये विभिन्न तरह के शेप और बेसिकली दो ही आकृतियां पूछी जाती हैं। ठीक है, दो आकृतियां, एक वर्ग का, एक समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, यही बताना आसान ही है, नहीं तो मैथमेटिक्स फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, तो इसके ये चार शीर्ष हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इसके सभी शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश, इसके सभी शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखे गए, इसके सभी शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखे गए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश ये कैसे बिंदु आवेश होते हैं। हमने उन लोगों से बोला था कि एक दिन जो है चर्चा करेंगे कि बिंदु आवेश क्या होते हैं और एक्सटेंडेड चार्ज क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं और एक्सटेंडेड चार्ज क्या होते हैं। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब जो है, आप लोग ऐसे समझिए इसको कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉल है, ठीक है, और उस बॉल के पूरे ऊपर, ठीक है, बॉल के पूरे ऊपर जो है आवेश ऐसे बिखरा हो। ठीक है, उस बॉल के पूरे ऊपर जो है ऐसे आवेश बिखरा हो, तो वो हो गया एक्सटेंडेड चार्ज। लेकिन वही बॉल अगर बहुत सूक्ष्म है, वही चार्ज अगर बहुत छोटे से पार्ट में है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर बॉल पर आवेश बिखरा हुआ है तो क्या ये पॉइंट चार्ज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या कीजिए, उन दोनों बॉल को खूब दूरी पर ले जाकर के रख दीजिए। अब वो बॉल कैसे दिखेंगे, पॉइंट चार्ज जैसे दिखेंगे, काफी दूर रखने से। तो पॉइंट चार्ज का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, या एक्सटेंडेड चार्ज का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि हम इसी को बोलेंगे। वो डिपेंड करता है कि मतलब वो रखे कैसे हैं, कहाँ पर रखे गए। ठीक है, उनको उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन कितना है। ठीक है, यही चीज जो है बताता है कि पॉइंट चार्ज है कि एक्सटेंडेड चार्ज है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि एक्सटेंडेड चार्ज भी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो वहां पर जो एक्सटेंडेड चार्ज होंगे वो भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड चार्ज और पॉइंट चार्ज में बस इतना सा डिफरेंस है। अगर वही एक्सटेंडेड चार्ज काफी डिस्टेंस पर रख दिया गया तो काफी डिस्टेंस पर रखने के पर भी वो क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही दोनों चार्जों को पास पास में रख दिया गया तब वो जो है एक्सटेंडेड चार्ज के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसे समझिए कि बहुत सूक्ष्म भाग में चार्ज हो। ठीक है, सूक्ष्म भाग में चार्ज हो तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब फिर से हमारा क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब इस बार लिखते नहीं, क्वेश्चन वही है कि बिंदु सी पर जो आवेश स्थित है इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु सी पर जो आवेश स्थित है इस आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को फिर से यहाँ से एक कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कूलॉम का नियम लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चार आवेश हैं। ठीक है, और कूलॉम के नियम से बारी बारी से सभी का फोर्स ज्ञात कर लें
और सभी का जो साइड है ए मान लीजिए, क्योंकि ये भी एक वर्ग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन मतलब ये है, एक वर्ग ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। ठीक है, तो बिंदु सी पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, बिंदु सी पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिंदु सी को हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जानिए कि बिंदु सी यहाँ पर है। ठीक है, ए बी डी तीनों लिखा है, तो सी यहाँ पर है। ठीक है, अब आप लोग देखिए इस पर बल कौन कौन लगाएगा, कौन कौन सा हमारा सिस्टम बनेगा। इस बार एक सिस्टम ये बन गया, एक सिस्टम ये हो गया, और इस बार एक सिस्टम हमारा ये बनेगा। यही आपको सोचना है इसमें, और कुछ नहीं। तो एक सिस्टम हमारा ये हो गया, एक सिस्टम ये बनेगा, और एक सिस्टम ये बनेगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या, a√2 आने वाला है। अरे जी, वर्ग का विकर्ण तो है, तो वर्ग का विकर्ण है, तो a√2 भुजा√2 ही होता है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, इसी तरह से गणित लगा करके आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से ज्ञात करते हैं। तो ये वाला बी जो है सी पर इस तरफ बल लगाएगा, इतना तो सबको क्लियर है। इसी लाइन पर लगाएगा, दोनों प्लस के हैं तो इससे दूर भगाएगा। ठीक है, प्लस क्यू भी मिटाते हैं, मिटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा फिगर गंदा हो जाएगा। ठीक है, बस ये जानिए यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, और डी जो है इस पर अच्छा नाम लिख देते हैं, F फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, फिर उसके बाद डी जो बल लगाएगा वो इस तरह से बल लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ठीक है, ड्यू टू डी। और एक चीज, अभी ये भी तो बल लगाएगा इस पर, तो ये लगाएगा तो ऐसे इस तरफ बल लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। इस तरह से ये तीन फोर्स इस बार इस पर लग रहे होंगे, और इन तीनों फोर्सों का हमें वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, तो बारी बारी से ज्ञात करते हैं कि कौन किस पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल कहां पर, बिंदु सी पर। ठीक है, बिंदु सी पर, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, FCB फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, कूलॉम का नियम, K Q1 Q2, यहां पर चलिए प्लस Q लिख ही देते हैं। ठीक है, आप तो लिख ही सकते हैं। हाँ, तो Q1 Q2 देखिए, Q इंटू Q, Q1 Q2 दोनों ही तो Q हैं, अपॉन में a स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a है, इनके बीच का डिस्टेंस a है, तो a स्क्वायर हो गया। तो फाइनली बना क्या, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसी तरह से ठीक है, जैसे यहां पर हमने ज्ञात किया, उसी तरह से ज्ञात करते हैं बिंदु, ये बिंदु लिखा है। ठीक है, बिंदु D पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बराबर के Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन में a स्क्वायर। देखिए
Q1 Q2 Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन में a स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या हो गया, ये भी हो गया K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर ये दोनों फोर्स फिर से बराबर आए हैं, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसको क्या करें हम, F मान लें, मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं F, और इसको भी उसी के तो बराबर मान लेंगे, मान लेते हैं माना F, ठीक है, F के बराबर। आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस और कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि F मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, बस फोर्स है तो इसलिए हमने F मान रखा है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए चर्चा करते हैं, ठीक है। बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, B पर D पर हमने डिस्कस करा, अब बिंदु A पर हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, बहुत खूब। इसका मान निकाल लेते हैं, FCA फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q इंटू Q, देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर ही है दोनों आवेश, अपॉन में A स्क्वायर यानी ये देखिए A√2 है इस बार डिस्टेंस, डिस्टेंस इस बार कितना है A√2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना, K Q स्क्वायर अपॉन में देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2A स्क्वायर होगा इस बार, ठीक है। बस दोनों में थोड़ा सा केवल डिफरेंस आ गया है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देना है, तीनों फोर्स हमको पता चल गया है। अब देखिए तीन वेक्टर को एक साथ जोड़ने का नियम हमारे पास का है, हम लोग नहीं पढ़े क्लास 11 में कि 3 वेक्टर हो तो उनको जोड़े, तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे जोड़ 3 वेक्टर को जोड़ना, ठीक है, टफ हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, 2 वेक्टर को जोड़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोनों वेक्टर को जोड़ लीजिए, चलिए यहां पर लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, हाँ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन तीनों वेक्टरों को, एक इस प्रकार से है वेक्टर, एक वेक्टर इस प्रकार से है और एक वेक्टर इस प्रकार से है, हमारा ठीक है। इसका नाम है FCD, इसका नाम है FCB और इसका नाम है FCA, ठीक है। इसका मान भी F है, इसका भी मान F है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या है, C है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, और C यहां थोड़ा सा मिट गया, ठीक है, C यहां पर थोड़ा सा मिट गया है, हाँ। अब ध्यान दीजिए कि इस वाले और इस वाले फोर्स को ध्यान में रखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर सबसे पहले इन दोनों को ही जोड़ लीजिए, इसको और इसको पहले जोड़ लीजिए वेक्टर के नियम से, तो इनके बीच का हमें एंगल पता होना जरूरी है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री, वो 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री की होगा। थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे ही तो बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये वर्ग ही तो बन रहा है, इन्हीं दोनों लाइनों को तो आगे पीछे बढ़ाया गया, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो अब 90 डिग्री, पहले इन दोनों वेक्टर को जोड़िए, ठीक है। तो क्या करते हैं, F लिख लेते हैं, नहीं F नहीं, F डैश लिख लेते हैं, F डैश, रेड कलर थोड़ा कम दिखता है क्या, ठीक है, फिर भी ठीक है,
एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को सिर्फ जोड़ रहे हैं, एफ डैश बराबर एफ सी बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, एफ सी बी प्लस एफ सी डी, एफ सी बी प्लस एफ सी डी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दो वेक्टर हैं, अभी तीसरे वाले को दिमाग से हटा दो, ठीक है। तो दो वेक्टर इस तरह से हैं इस बार हमारे पास, इस तरह से, ठीक है, एक एफ है दूसरा भी एफ है, और इनका हमको रिजल्टेंट बताना है, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इसके बीच में इस बार थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मान रख दीजिए इसी तरह से, तो एफ डैश वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 90, देखो लिखने की इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो 90 आ गया तो कॉस 90 0, तो ये पूरा पार्ट हो गया 0, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया तो बचा क्या, बोलो, एफ डैश क्या बचा, अंडर रूट 2f स्क्वायर, और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो f आ जाएगा रूट से बाहर, बचेगा सिर्फ कितना, रूट 2, f रूट 2, ठीक है। अब ये f रूट 2 होगा कहां से, ठीक है, f रूट 2 का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो आया है इन दोनों का वेक्टर सम ज्ञात किया ना, तो वो रिजल्टेंट मिलेगा कहां से हम लोगों को, तो उस रिजल्टेंट के लिए एक अलग से छोटा सा दूसरा चित्र बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरा चित्र बनाते हैं। अब उस दूसरे चित्र में देखिए क्या मिलता है लोगों को, प्रैक्टिस आप लोगों को इस पर बार बार करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन चेंज होते नहीं है, हूबहू ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है वीडियो 2-3 बार देखिए, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इनका परिणामी इतना आया है, ये आया है रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट इन दोनों का होगा कहां से, तो ये है और ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, ये भी f था ये भी f था, दोनों का भी हमने बताया कि जब दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट बीच से होता है, रिजल्टेंट कहां से होता है, बीच से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा था, तो एफ रूट 2 जो हमको मिल रहा है, ये यहां से 45 डिग्री पर होगा कि नहीं, इन दोनों से 45 डिग्री पर होगा, ये बस में बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज क्या है यहाँ पर, कि ये जो FCA है, FCA को थोड़ा ध्यान से देखो, FCA यही लाइन तो बनाया है FCA, आप देखिए FCA ये यहाँ से कितने डिग्री पर होगा, ठीक है, देखो यही क्षेत्र थोड़ा यहाँ पर बना रहे हैं फिर से, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये लाइन आई है, ठीक है, तो ये बताओ 45 डिग्री पर होता है कि नहीं, 45 डिग्री पर, तो यहां से भी ये 45 डिग्री बनेगा, यहां से भी ये 45 डिग्री बनेगा, तो FCA भी तो इसी लाइन पर होगा, FCA भी तो इसी लाइन पर होगा, कहने का मतलब जो इन दोनों का परिणामी जिस लाइन पर है उसी लाइन पर FCA भी है, ठीक है, जिस लाइन पर f रूट 2 मिल रहा है उसी लाइन पर, ठीक है, उतने ही देखिए दोनों तरफ से उतने ही डिग्री पर FCA भी हमको मिलेगा, ठीक है, उतने ही पर FCA भी हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़िया से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है हमारा एक वर्ग, ये दोनों लाइनें बढ़ी हुई थी, यहाँ से हमको FCA की लाइन यही मिली है, ठीक है, और ये हमारा F है, ये भी हमारा F है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से 45 डिग्री पर, इन दोनों से 45 डिग्री पर f रूट 2 हमको मिला है, और FCA भी तो इसी लाइन पर मिला है, हम यही कह रहे हैं तब से, ठीक है, FCA भी उसी लाइन पर मिला है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। तो कहने का मतलब FCA भी इसी लाइन पर है,
ठीक है। अब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण, डायरेक्शन भी सेम है, देखो FCA भी इधर ही, F√2 का भी डायरेक्शन इधर ही, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों का डायरेक्शन सेम, जब डायरेक्शन दो वेक्टर का सेम तो उनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हम लोग Fnet ज्ञात करते हैं तो थीटा का मान कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस बार a बराबर क्या होगा, एक तो FCA होगा, ठीक है, FCA, ठीक है, FCA का मान कहाँ है, ये है FCA, ठीक है। ये बराबर क्या, KQ²/2a², KQ²/2a², ये होगा FCA, ठीक है। और फिर उसके बाद B बराबर क्या होगा, F√2 होगा, क्या होगा, B बराबर F√2 होगा, ठीक है। अब Fnet आप लोग फाइनली यहां से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ज्ञात करने के लिए देखिए ये फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, फार्मूले को समझा करके लगा देते हैं, ठीक है। जब दो वेक्टरों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तो सीधा सीधा दोनों वेक्टरों को जोड़ दिया जाता है, काम खत्म, ठीक है। कैसे जोड़ दिया जाता है, देखिए r बराबर क्या होगा, √a² + b² + 2ab इंटू cos 0, दोनों के बीच में जब 0 डिग्री का, और cos 0 इसका मान कितना, 1, cos 0 इसका मान कितना, 1, तो a² + b² + 2ab क्या हो गया, बोलो, 2ab, a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो बचा कितना, a + b। सिंपली क्या करिए, दोनों वेक्टरों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। आखिर में ये सब फार्मूले बने कहीं लिए हैं, अगर आज काम ना आए तो, ठीक है, वही हम भी करेंगे, ठीक है। दोनों वेक्टरों को सीधा सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फालतू में बढ़ाने से क्या मतलब, हाँ। तो एक तो है हमारे पास क्या, FCA, और एक क्या था हमारे पास, F', यही तो है F', ठीक है। अब दोनों के मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा जोड़ लीजिए, काम खत्म। तो जोड़ देंगे तो FCA का मान क्या है, KQ²/2a² प्लस इसका मान कितना आया है, F√2, F का मान जरा रख दीजिए, F किसको माना गया है, KQ²/a² को माना गया है, मान रख दीजिए, बस आंसर एकदम मिलने को तैयार है, KQ²/2a² प्लस F का मान क्या है, KQ²/a² इंटू √2, ठीक है, KQ²/a², F की जगह पर इंटू √2। अब जो कॉमन है उनको कॉमन कर लेते हैं, तो दिख रहा है KQ²/a² कॉमन हो गया है, बचा क्या, यहाँ पर 1/2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, √2 बचा। अब बहुत कर सकते हैं आप, बहुत अगर आप कर सकते हैं तो काम कर दीजिए, K का मान रख दीजिए, K का मान रख देंगे तो Fnet, ठीक है, Fnet क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान लीजिए कि पूरा सिस्टम किसमें, वर्ग में रखा गया या निर्वात में रखा गया है, ठीक है। Q²/a² 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, समझाना था इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ पिछले क्लास की चीजें भी यहाँ पर अप्लाई हुई हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों से बढ़िया से पूछे जाते हैं, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस पर प्रैक्टिस किया जाए तो कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो एक बार और भी देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, चलिए देखते हैं। पेन और पेपर लेकर के बैठे तभी आसानी से ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क फिर से नोट कीजिए, सॉल्व किया कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन जल्दी ये सब मिलता नहीं है, अब दे रहे हैं तो सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। हाँ बस कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ABC और D, ठीक है। यहाँ पर +Q, यहाँ पर भी +Q, यहाँ पर भी +Q, बस है क्या, यहाँ पर माइनस हो गया,
यहाँ पर माइनस हो गया, और बिंदु सी पर स्थित जो आवेश है यानी माइनस के ऊपर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए, लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन फिर से बन गया और आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये यही सब कॉन्सेप्ट आएगा, आंसर भी यही आना चाहिए, यही आएगा। ठीक है, तो परेशान होइएगा नहीं, आराम से कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, या फिर परेशानी कहाँ पर आ रही है तो उस चीज को आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, वर्ग का ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, संतुलन प्रकार का क्वेश्चन है कि निकाय जो है हमारा संतुलन में कब रहेगा, कब अस्थायी संतुलन होगा, कब अस्थायी संतुलन होगा। तो बोर्ड के आजकल ये फेवरेट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जरूरत है कि आप लोग पेशेंस रख करके, ठीक है, एक तो मोबाइल में देख रहे हैं, दूसरा पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मोबाइल चलाते चलाते दूसरी दुनिया में निकल जाओ, पढ़ाया जो था वो सब रखे रहे। ठीक है, धरा का धरा रह जाए। पता चला था आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए भुजा का एक वर्ग है। क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए लिखा है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। ठीक है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश, चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। ठीक है, ऐसे फ्रीली रख दिया गया। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रख दें कि निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर, सेंटर पर भैया, सेंटर पर। ठीक है, ये सेंटर पर, यहाँ पर कितना आवेश रख दें। मान लेते हैं कैपिटल क्यू रख देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो आवेश हम रख रहे हैं कौन सा आवेश रखें, प्लस रखें कि माइनस का रखें। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है। आप लोग सिर्फ एक चीज मान करके चलिए, जो आपकी इच्छा कहे वो आप रख सकते हैं, पर आसानी से अगर आप उस पार होना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमेशा प्लस मान करके इसको चलिए। ठीक है, आवेश कहीं पर भी रखने की बात है। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेश कहीं पर भी रखने की बात आए तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो क्या है कि आप वहां पर प्लस आवेश रखें। कौन सा आवेश रखें? धनात्मक आवेश रखें। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखें। ठीक, अब इतनी सी सावधानी के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये कितने परिमाण का होना चाहिए, इस आवेश का मान कितना होना चाहिए कि ये पूरा निकाय जो है वो क्या रहे, संतुलन में रहे। संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का अर्थ क्या है कि किसी भी आवेश पर अगर हम बल निकालें, नेट बल किसी भी आवेश पर, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था ना, तो कुछ मान आया था यहाँ पर, तो उस नेट बल का मान कितना आए, 0 आए। ठीक है, संतुलन में रहने का अर्थ क्या है? संतुलन में रहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी आवेश पर बल का मान ज्ञात करते हैं, किसी भी आवेश पर अगर हम बल का मान ज्ञात करते हैं तो उस बल का मान 0 आना चाहिए, उस पर नेट बल का मान। इस आवेश पर अगर हम नेट बल ज्ञात करें तो नेट बल इस पर कितना आना चाहिए, 0। अगर इस पर हम नेट बल ज्ञात करें तो इस पर भी नेट बल कितना आना चाहिए, 0। इस पर ज्ञात करें तो इस पर नेट बल कितना, 0। इस पर कितना, नेट बल 0 आना ही चाहिए। यहाँ पर
नेट बल शून्य होगा ही होगा, सेंटर पर क्योंकि रखा गया है। ठीक है, देखिए अच्छा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सामने आ गया। चलो इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा देर से आते हैं। ठीक है, एक काम करना है आपको। ठीक है, एक ऐसे रिंग ले लीजिए, ठीक है ऐसे, और सेंटर पर इसके केंद्र पर एक कोई आवेश रख दीजिए और इसके बाहर समान रूप से आवेश बांट दीजिए, समान रूप से। ठीक है, समान रूप से बांट दीजिए भैया। ठीक है, अब पूछिए इस पर नेट बल कितना, इस पर नेट बल कितना, बाहर अगर आवेश समान रूप से हैं, ठीक है, तो इस पर नेट बल भैया शून्य। ठीक है, सममित होनी चाहिए बस। ठीक है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सेंटर पर एक प्लस क्यू आवेश रख दीजिए, यहां पर सब बराबर आवेश रखे हो, बस यही कंडीशन है, बराबर आवेश। तो इस पर लगने वाला नेट बल कितना, शून्य। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा बताओ कितना, शून्य। ठीक है, वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर प्लस प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, प्लस क्यू क्यू आवेश रखे गए हैं। इसके सेंटर पर एक आवेश रख दिया गया, ठीक है, उस पर नेट बल कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, बाहर समान आवेश। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2 क्यू रख दिया गया, यहाँ क्यू क्यू क्यू, तब शून्य नहीं होगा, तब शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर सब जगह समान आवेश है तो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर तो इस पर पहले से सब शून्य है। ठीक है, क्योंकि वर्ग के केंद्र पर रखा गया है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट कभी डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगी, अभी फिलहाल इतना ही। ओहो यही सब होगा। सारी सुविधा साथ में होती है। हाँ, तो ये केंद्र पर रखा है तो इस पर नेट बल शून्य है, हमको ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो किसी भी एक आवेश पर आप नेट बल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी एक आवेश पर। चलिए किस पर ज्ञात कर ले, चलो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पर नेट बल कितना है, इस पर शून्य तो होगा ही, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि कितने मान का आवेश रखें कि पूरा ये जो निकाय है, पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम संतुलन में रहे। यानी नेट बल क्या है, सभी आवेशों पर नेट बल कितना है, शून्य आए। बात समझ में? चलिए अब इस पर ज्ञात करते हैं कि इस पर बल कौन कौन सा लग रहा है। अच्छा पहले क्या करते हैं, नामकरण तो करते हैं भैया। ये हो गए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो बिंदु सी पर जो आवेश है, इस पर नेट कौन कौन से बल लग रहे हैं पहले ये ज्ञात कर रहे हैं। तो इस पर कौन कौन सा बल लग रहा है, एक बल तो ये लग रहा है। ठीक है, इसमें परेशान ना होइए, हमको वेक्टर सम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, मैग्नीट्यूड लेकर के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस बार अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। पूछा है कि कितने मान का आवेश यानी क्यू का मान कितना कूलम्ब होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमको बताना है। तो इस पर कौन कौन सा बल लग रहा है पहले ये पता कर ले। तो इस पर लग रहा है कि FCB लग रहा है, फोर्स फ्रॉम C ड्यू टू B, एक FDB लग रहा है, FDB। ठीक है, FCD, सॉरी DB नहीं CD, फोर्स फ्रॉम C ड्यू टू D। और एक के कारण लग रहा है, एक के कारण ऐसे लगेगा। ठीक है, एक के कारण ऐसे बल लगेगा, तो FCA। ठीक है, और एक क्यू के कारण बल लगेगा, इस क्यू के कारण भी तो आखिर यहाँ पर आवेश रखा जाएगा, इसके कारण भी तो इस पर कुछ बल लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको हमेशा धन मान के चलो, धन मान के चलेंगे तो इसी पर आएंगे, धन मान के चलेंगे। ठीक है, वहां से हमको पता चल जाएगा ना कि वो धनात्मक रखना है कि ऋणात्मक रखना है, चाहे वहाँ प्लस आप मानो चाहे माइनस मानो, लास्ट में रिजल्ट आपको सही मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स देखिए कितना छूट देती है आपको। ठीक है, कि चाहे जो मन है सो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस पर भी एक बल लगेगा, इसको मान लेते हैं O पर रखा है, तो क्या हो गया FCO। अब इन चारों बलों को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से सबको ज्ञात करते हैं। चलिए पहले नंबर FCB को ज्ञात करते हैं। FCB का मान कितना होगा, ठीक है, K Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन में A स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस A ही तो है, इनके बीच का डिस्टेंस A ही तो है। तो KQ हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया। इसी तरह से FCD ज्ञात कर लेते हैं।
ये फोर्स हमने ज्ञात किया। अब इसके बाद इसको ज्ञात करते हैं, एफ सी डी ज्ञात करते हैं। तो के क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, ये भी हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये भी होगा। तो ये भी तो वही बना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ओके हाँ ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है, अब उसके बाद कौन सा बचा, हाँ एफ सी ए बचा है। अब इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एफ सी ए को जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, ये भी होगा क्यू इंटू क्यू अपॉन में बस क्या हो जाएगा, ए रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए रूट टू, देखो ये विकर्ण वर्ण है ना, विकर्ण वर्ण तो ए रूट टू हो जाएगा ये। बस ये थोड़ा थोड़ा बात आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एफ सी ओ, ये सेंटर पर जो रखा गया है, क्या हो गया, एफ सी ओ। अब एफ सी ओ वाला ज्ञात करना है तो के, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल क्यू होगा, ठीक है, इनटू स्मॉल क्यू अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना ले, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए रूट टू है। अब ए रूट टू का आधा ही तो होगा सेंटर, ए रूट टू का आधा, ए रूट टू डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ए रूट टू बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये दो का वर्ग होगा 4 और 4 चला जाएगा ऊपर, दो का वर्ग होगा 4 और 4 चला जाएगा ऊपर, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा वर्ग के साथ में, और बच्चे में 2a स्क्वायर, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या आएगा, 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर आया एफसीओ का मान, ठीक है। अब इन सभी बलों को जोड़ना है और जो नेट बल आएगा उस नेट बल को 0 के बराबर दिखाना होगा, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे ये बारी बारी से, इस तरह से पहले भी जोड़ा जा चुका है, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को। और देख रहे हैं एफसीए और एफसीडी, एफसीए और एफसीडी ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है। एफसीए ये भी एफ के बराबर है, ये भी एफ के बराबर है, ठीक है, माना एफ के बराबर दोनों है, ठीक है, दोनों एफ के बराबर है, ठीक है। तो जब दोनों एफ के बराबर हैं, आपको पता है दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, एफ रूट टू ही आना है, 90 डिग्री है, अभी इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में जोड़ा गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, एफ रूट टू आएगा, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एफ सी बी तथा, अच्छा एक मिनट, थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, हाँ लगे कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से, हाँ हाँ लिख देते ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या हमको मिलेगा कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, एफ सी बी तथा एफ सी डी का योग करेंगे जब, ठीक है, जैसे पहले वाले इक्वेशन में डिस्कस किए, ठीक है, का योग करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, हम लोगों को पता है कि एफ रूट टू आएगा, एफ डैश मान लेते हैं उसको, तो क्या आएगा, एफ रूट टू ही आएगा, ठीक है, एफ रूट टू। थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में जाकर के इसका डिस्कशन देख लीजिएगा, अभी ज्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री पर आएगा और 45 डिग्री इसी पर बनेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है, ये अब तीनों का अगर हम योग ज्ञात करें, ठीक है, संतुलन की स्थिति के लिए, तो तीनों का सिंपली योग कर रहे हैं, ठीक है, एफ रूट टू का, एफसीओ का और एफसीए का, एफसीओ और एफसीए का, तीनों एक ही पर मिलेंगे, ठीक है, तीनों एक ही पर मिलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना देते हैं, देखिए ये हो गया एफ, इसका नाम है एफ सी डी, सॉरी हाँ एफ सी डी है, ठीक है, और इसका नाम है एफ सी बी, ठीक है, इसका भी मान एफ ही है, और इस पर तीन फोर्स इस बार इस लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है, एक आ रहा है एफ रूट टू इन दोनों का,
वेक्टर सम जो है वो आ रहा है, और एक आ रहा है FCO और एक आ रहा है FCA। अब इन तीनों को हमको जोड़ना होगा, इन तीनों को। और देखिए जब तीनों कोई कितने भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा होते हैं तो उनको सिंपली जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनको भी क्या कीजिए, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो मान आएगा नेट बल हमको मिलेगा, और वो नेट बल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। नेट बल क्या, 0 के बराबर, तभी ये संतुलन की स्थिति में आएगा, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति के लिए यहां पर लिखते हैं, संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, स्थिति के लिए, ठीक है। यानी F डैश, फिर उसके बाद FCO, फिर उसके बाद FCA, ये तीनों फोर्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए। इन तीनों फोर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सभी का मान बारी बारी से रख दीजिए। F डैश का मान कितना आया है, F√2 आया है, F√2 प्लस FCO का मान कितना होगा, FCO का मान रखा गया, हाँ यहाँ पर आया है K2Q प्लस FCA का मान यहां से रख दीजिए KQ2/2A² बराबर 0, ठीक। अब F का मान क्या है, F का मान KQ2/A² है, रख दीजिए KQ2/A² इंटू √2 प्लस 2KQQ/A² प्लस KQ2/2A² बराबर 0, ठीक है। देखिए अब यहां पर करना क्या है आप लोगों को, A² कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। K कॉमन है, Q केवल कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए इनको, ठीक है। तो क्या हो गया, KQ/A² कॉमन है, तो क्या बचा, यहाँ पर Q√2 और यहाँ पर क्या बचा 2Q, ठीक है, 2Q। और फिर उसके बाद अपॉन में नहीं बचा, A² तो कॉमन हो गया, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, यहाँ पर K कॉमन हो गया तो Q बचा Q/2 बचा बराबर 0, ठीक है। ये इतनी चीजें कॉमन है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये तो टर्म बन गए हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसको 0 के बराबर या इसको 0 या इसको भेज दीजिए उधर 0 हो जाए, जैसे भी करके हम इसको कुल मिलाकर के सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि Q√2 प्लस 2Q प्लस Q/2 बराबर 0, ठीक है। जैसे भी करके आप लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी Q का मान हम लोगों को बताना है, तो Q का मान कितना आ जाएगा, इसको और इसको जरा उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2Q बराबर कितना आ जाएगा, -Q/2, फिर उसके बाद -Q√2, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर जरा सेम कर लीजिए, तो 2Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा Q प्लस 2√2Q पूरे के बाई में 2, देखिए ये इसके बटे में 1, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो पूरे के बटे में 2 लिख सकते हैं। हमने इन दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये 2 को उधर भेज दीजिए, तो Q बराबर क्या हो गया, 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -Q प्लस 2√2Q/4, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर से Q कॉमन है तो Q कॉमन कर लेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, -Q/4 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 2√2। तो ये देखिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। वहां पर कौन सा चार्ज रखें, नेगेटिव रखें, ठीक है, हाँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज